दोस्तों नमस्कार। ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम लोगों ने लास्ट जेजीडी पर जो पशु परिचर और सीईटी की मैथ्स है वो हमने पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया है, जो हमारे पशु परिचर और सीईटी के अकॉर्डिंग टू सिलेबस था। अब आज से हम लोग ओपीडी पर जो पशु परिचर की मॉक टेस्ट पेपर वाली जो बुक है उसके हम लोग हर दिन एक या दो मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों ने अगर वो मॉडल पेपर वाली बुक नहीं परचेस की है तो आप जरूर परचेस कर लें। और आपको वहां पर मॉडल पेपर को पढ़ने का जो तरीका है वो ये है कि आप रोज एडवांस में एक दिन पहले या दो दिन पहले जो भी मॉडल पेपर हम अगले दिन करने वाले हैं उस मॉडल पेपर के उसमें जो भी मैथ्स के क्वेश्चन है आप सभी क्वेश्चंस को पहले एक दिन पहले आप सॉल्व कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट डे जब वो मॉडल पेपर आपको मैं सॉल्व करा रहा हूँ तो आप उसको ध्यान से देखिए और उसके बाद आप ये देखिए कि क्या हमने जो उस क्वेश्चन को सॉल्व किया था उसमें जो हमारा अप्रोच था क्या वो अप्रोच एकदम सही था, क्या हम क्वेश्चन को हमारे जो सॉल्व करने का तरीका था वो एकदम वैसा ही है जैसा मेरा था। तो वो चीजें करके आप लोग सीख सकते हैं कि हम एग्जाम में पेपर को कैसे सॉल्व करेंगे। और जिस भी टॉपिक में आपको लगता है कि ये टॉपिक के क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहे हैं, चाहे वो परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, एवरेज है, अदर जो भी टॉपिक है, आप फिर से वही जीजीडी पर जाइए और वो जो टॉपिक हमने पढ़ा है उस टॉपिक को फिर से ध्यान से पढ़िए। उन प्रॉब्लम्स को जिनको मैंने कराया है अच्छे से प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आपकी वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। तो ये जो क्लास है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि यहाँ से आपको पता चलेगा कि आप लोग गलतियाँ क्या कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम्स हमको आ रही है, क्योंकि हमने सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर ली है, हर तरह के क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। अब जब पेपर में क्वेश्चन आएगा मिक्स होकर सारे चैप्टर्स के साथ, तो क्या हम फटाफट उन चैप्टर्स की उन क्वेश्चंस के जो तरीके थे हम उनको अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं, वो सारा आपको यहाँ सीखने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग मॉडल पेपर नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। पेपर नंबर 1 के अंदर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3/5 और 4/5 के बीच में क्या अपरिमेय, या अपरिमेय नहीं है, यहाँ पे अपरिमेय की जगह परिमेय है, तो यहाँ थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा, आप इसे चेंज कर लीजिए। यह अपरिमेय नहीं है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, परिमेय दिया हुआ है। तो इनके बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी या कौन कौन सी परिमेय संख्या होगी ये आपको पता लगाना है। तो दोस्तों वैसे दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, लेकिन अब हमसे ये कहा जा रहा है कि ये जो हमको परिमेय संख्या दी हुई है ना, इनमें से कौन सी होगी। तो आप कहोगे सर ऑप्शन को देख के हमको तो पहले चीज ये क्लिक कर रही है कि जो नीचे है ना, सबके ऑप्शन में नीचे 50 आ रहा है। तो हमारे पास जो ये संख्या है ना, वो संख्या दी गई है 3/5 और अगली संख्या दी गई है 4/5। तो आपका पहला मन यही कर रहा होगा ना कि सर इनको 50 बनाइए पहले। तो हम बिल्कुल वही काम करेंगे, पहले इनको 50 बनाएंगे। तो 50 बनाने के लिए 10 से गुणा, तो ऊपर भी 10 से गुणा 30 हो गया, यहाँ भी 10 से गुणा, यहाँ भी 10 से गुणा। तो ये हमारे पास 30/50 और ये 40/50 दोनों का हर बराबर हो चुका है। अब इनके बीच में जो संख्या आएगी वो सारी क्या होगी, परिमेय संख्या। तो आप मुझे बताओ क्या 32/50 इसके बीच में नहीं आएगा? आपको सर आएगा, मतलब ये भी संख्या हो सकती है, ये भी हमारा हो सकता है आंसर। क्या 33/50 इनके बीच में आएगा? आप कहोगे सर बिल्कुल आएगा, इसका मतलब ये भी सही है। क्या 35/50 आएगा? हाँ सर इसके बीच में 35/50 भी आएगा, मतलब हमारा ये भी आंसर सही है। तो पांचों ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि अनुत्तरित प्रश्न लिखा हुआ है, माने आंसर नहीं है इस क्वेश्चन का। आंसर तो है, ये 3 आंसर है, तो कौन सा आंसर दे? तो चौथा ऑप्शन जो लिखा हुआ है ना, उपयुक्त सभी, ये हमारा सही होगा, क्योंकि तीनों ऑप्शन करेक्ट है, हमारे तीनों आंसर हमारे सही आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आया। अब आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा गया है कि यदि x - y का मान 2 तथा x² + y² का मान 20 हो, तो आपसे कहा जा रहा है x + y का होल स्क्वायर का मान कितना होगा। तो जरा हम एक काम करते हैं ना, x + y का होल स्क्वायर देखते हैं कितना होगा। तो आप कहोगे सर इसका फॉर्मूला होता है x² + y² + 2xy, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब आप कहोगे कि सर क्वेश्चन में हमको है ना
इसका तो मान मालूम है कि सर इसका मान तो 20 दिया हुआ है, लेकिन इसका मान मालूम नहीं है, 2xy का मान मालूम नहीं है। तो इसका मतलब हमारे को एक जो ये रिलेशन दिया हुआ है इसका यूज कर लेते हैं। इस रिलेशन से जरूर हमको x इंटू वाई का मान मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब इसका होल स्क्वायर ओपन करिए तो फॉर्मूला सबको a माइनस बी के होल स्क्वायर का याद होगा कि सर वो आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर 4। और इसकी जगह सर आप कहोगे सर 20 लिख दो, क्योंकि इसका मान तो 20 दिया हुआ है, माइनस 2xy बराबर 4। अब ये 2xy का मान आपको निकालना है, तो ये माइनस का है उधर जाके प्लस का, और 4 इधर आके माइनस। तो मेरे भाई यहाँ से आंसर हो जाएगा 20 माइनस 4 बराबर 2xy, और 20 माइनस 4 होता है 16। इसका मतलब 2xy का मान आ गया 16। और ये जो 2xy का मान आया वो हम इस 2xy की जगह लिख दें 16, तो 16 प्लस 20 हमारा आंसर हो गया 36। और यही इस प्रॉब्लम का आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। अब इस प्रॉब्लम को कुछ लोग है ना ऐसे भी कर सकते थे कि सर हम तो थोड़ा सा दिमाग वाले लोग हैं और थोड़ा दिमाग का यूज करेंगे तो डायरेक्ट भी हो जाएगा क्वेश्चन। कैसे सर, देखो जैसे हमको दिया हुआ है x माइनस वाई का मान 2, और आगे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान होना चाहिए 20। तो आपसे कहा गया है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। तो बहुत आराम से आप सोचिए कि सर हमको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका अंतर आ जाए 2 और उनके स्क्वायर का योग करने पर आ जाए 20। ऐसे दो नंबर सोचने हैं। तो सोचना शुरू किया तो सर हम तो एकदम छोटे छोटे नंबर से सोच रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने सोचा y का मान 1, तो इसका मान मुझे 3 लेना पड़ेगा, तभी तो अंतर इनका 2 आएगा। और इनके स्क्वायर का योग अब करो, स्क्वायर का योग की सर 2 तो आ रहा है, स्क्वायर का योग 20 भी होना चाहिए, तो 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, तो 9 और 1 10। सर ये तो बात नहीं बनेगी, माने ये हमारा आंसर एक्स वाई का नहीं होगा। अब बढ़ाते हैं सर, इस y को मैं 2 कर दूं तो x का मान 4 लेना पड़ेगा, तभी अंतर 2 आएगा। तो ये तो हो गया x और y का मान। अब इनके स्क्वायर का योग भी 20 आना चाहिए। क्या स्क्वायर का योग 20 आ रहा है? आप कहोगे सर 4 का स्क्वायर होता है 16 और 2 का स्क्वायर होता है 4, 16 और 4 20, आ तो रहा है सर 20। इसका मतलब ये हुआ कि सर x का मान 4 होगा और y का मान 2 होगा। बस क्वेश्चन खत्म, ये मान यहाँ रख दो, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 36। तो ये आपका आंसर आ गया 36। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी आइडिया है, जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप सोच पाओगे कि हाँ ये ऐसे भी वैल्यू पुट करके भी क्वेश्चन किया जा सकता है, वैल्यू भी सोची जा सकती है। ऐसी कोई वैल्यू स्ट्राइक कर जाए तो है, नहीं करे तो तरीका तो है हमारे पास, इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3, 36। ऑप्शन नंबर 36 आंसर है क्वेश्चन नंबर सेकंड का। अब आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे कहा जा रहा है कि किसी संख्या को अगर हम 899 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचता है, 63। किसी संख्या को अगर 899 से भाग दें, यहाँ कोई भी संख्या है तो शेषफल आ रहा है 63। कह रहा उसी संख्या को, यदि उसी संख्या को सेम नंबर, यानी जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है, मान लो नंबर x लिखा है, मान लेते हैं x, तो इसी संख्या को अगर मैं 29 से भाग दूं तो शेषफल क्या होगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने शेषफल प्रमेय में पढ़ा था, और हमने ये पढ़ा था कि जब कभी भी एक संख्या से भाग देने के बाद जो शेषफल आए, उसी संख्या को अगर किसी दूसरी संख्या से भाग दे तो शेषफल क्या आएगा, वो पता करने के लिए हमने जो डायरेक्ट तरीका पढ़ा था कि आप जो पहला शेषफल है उसको देखो। अगर ये पहला शेषफल इस वाले डिवाइजर से बड़ा है तब तो इसी में भाग दो, और जो बचे वही आपका आंसर है। और अगर छोटा है तो यह जो आंसर आ रहा है वही इसका भी शेषफल होगा। तो अभी आपको आराम से दिख रहा है कि सर 63 29 से बड़ा होता है, तो आप क्या करिए, सीधे 63 में है ना 29 से भाग दे दीजिए, और सीधे 63 में जब आप 29 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा, वही हमारा यहाँ पर आंसर होगा। तो आपको सर 29 दूनी 58, और 63 में से 58 घटा दिया तो कितना बचेगा, 5। और यही हमारे प्रॉब्लम का आंसर है। मैंने उस संख्या को 29 से भाग देने पर जो हमारा शेषफल आएगा वो आएगा 5। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, 5। तो तीसरा क्वेश्चन भी बहुत आराम से हम लोगों ने कर लिया।
अब आप इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा जा रहा है कि एक गांव की वर्तमान जनसंख्या है 67,600 और यह 4% वार्षिक की दर से बढ़ती जा रही है। हर साल 4% बढ़ रही है। तो मुझे बताओ 4% अगर हर साल बढ़ रही है तो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको होगी सर 1/25। आराम से सोचिए सर, 4/100 होगा और 4/100 को कैंसिल आउट करेंगे तो 1/25। इसका मतलब ये हुआ कि पहले साल जनसंख्या 25 थी तो एक बढ़ गई तो कितनी हो गई 26। इसका मतलब अगर इस साल जनसंख्या 25 थी तो नेक्स्ट ईयर 4% बढ़ी, माने 26 हो गई। सेम काम क्या हो रहा है, अगले साल भी हो रहा है। तो इसका मतलब अगले साल भी 25 से कितनी हो गई 26। और वर्तमान जनसंख्या ये है, ये प्रेजेंट एज है और ये पहले का एज है, मतलब इससे पहले वाला एज है। तो मुझे बताओ इनका अगर अनुपात निकाले तो 2 साल में ये कितना हो जाएगा, आपको होगा सर 676 और ये कितना हो गया 625, गुणा कर दिया हमने। और हमको ये दिया हुआ है कि वर्तमान जनसंख्या ये है, तो 2 साल पूर्व जनसंख्या 625 थी, तो ये पूछा है आपसे। यानी वर्तमान तो ये है 4% बढ़ने के साथ, और ये 2 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, 2 वर्ष पूर्व की। तो ये दोस्तों क्या हो गया, आप कहोगे सर अभी ये है ना, इसका मतलब ये हुआ कि सर 676 की वैल्यू है 67600, ये है। तो आप मुझे बताओ, आपसे क्वेश्चन वाला ये तो पूछ रहा है कि सर ये बताओ इसकी 625 की वैल्यू, तो जब ये इससे कटेगा दोनों तो मेरे भाई ये एक अनुपात की वैल्यू, आपको सर ये एक बार कटा तो कितना आंसर आया 100। तो आपसे तो यही पूछा गया ना 625 की वैल्यू क्या होगी, तो इसको 625 से गुणा कर दो तो आंसर आ जाएगा 62,500। ये हमारी जनसंख्या आ गई 2 साल पहले की, और यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब इस प्रॉब्लम को कुछ लोग पता है ऐसे भी कर सकते हैं कि सर देखिए, ऐसे हम तो करेंगे कि मान लेते हैं कि 2 साल पहले जनसंख्या x थी, ठीक बात है, 4% बढ़ रही है, तो 4% बढ़ने का मतलब ये हुआ कि 1/25 यानी 25 से कितनी हो गई 26। तो यानी ये जो जनसंख्या पहले साल 26/25 हो गई, अगले साल फिर इसका 26/25 हो गया, और 2 साल बाद जो ये जनसंख्या थी वो कितनी हो गई 67600। तो अब आपसे सर x का मान पूछा है, तो कुछ लोग कहेंगे सर अब तो बहुत आसानी से निकाल लेंगे। देखो 26 × 26 676, और 676 से 676 कट गया 100 बार, और ये 25 × 25 होता है 625, 625 का 100 से गुणा करेंगे तो सीधा आंसर आ जाएगा 625,000, और यही हमारे प्रॉब्लम का सीधा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आराम से क्वेश्चन किया जा सकता है, तो तब भी आंसर आपका 62,500 आएगा। तो मुझे लगता है आपको ये बात एकदम आराम से समझ में आई। अब आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ए तथा बी की वर्तमान आयु 4:5 है। ए और बी दो व्यक्ति हैं और इनकी वर्तमान आयु दे रखी है 4:5। 4:5 ये इनकी प्रेजेंट एज है ना, ये इनकी प्रेजेंट एज है, माने वर्तमान आयु है। अब कह रहा है कि तथा 5 वर्ष के बाद 5:6 हो गया, 5 साल के बाद 5:6 हो गया, ये 5:6 बन गया। तो मुझे बताओ 5 साल बाद हो क्या रहा है, आप कहोगे सर ये भी एक अनुपात बढ़ रहा है और ये भी एक अनुपात बढ़ रहा है, तो जो इनमें अंतर है ना वो 5 साल बाद बढ़ने की वाला जो अंतर है वो सबका दोनों का समान है। तो इसका मतलब अच्छा अनुपात में कितना बढ़ रहे हैं दोनों, 1, और समय में कितना बढ़ रहे हैं 5। इसका मतलब ये हुआ कि एक अनुपात की वैल्यू हमारे को कितनी मिल गई 5, और आपसे पूछा क्या था एक ही वर्तमान आयु, तो मुझे मेरे भाई एक ही प्रेजेंटेज कितनी है 4 अनुपात है। तो एक अनुपात की वैल्यू अगर 5 है तो 4 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी 4 × 5 माने 20 वर्ष। यही हमारे इस प्रॉब्लम का आंसर होगा।
तो हमारा आंसर हो गया 20 साल, ऑप्शन नंबर 4, ये आपका सही जवाब है। तो एकदम बहुत आसान है, हमने तो कई से ज़्यादा कई मुश्किल प्रॉब्लम को किए हैं, तो ये क्वेश्चन हमको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, है ना। तो उम्मीद है आपको आराम से चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास दिया हुआ है कि यदि A अनुपात B का मान है 7:9 और B अनुपात C का मान दिया हुआ है 15:7, तो कह रहा है A अनुपात C क्या होगा। तो बहुत सिंपल है कि सर A अनुपात C निकालना है ना आपको, तो इनका गुणा कर दो बस। तो इनका जैसे आप गुणा करोगे तो ये हो गया AB अनुपात, ये हो गया BC, और इधर हो गया 7 × 15, 15 सत्ते 105, और इधर होगा 9 सत्ते 63। अब मेरे भाई आप आराम से देखो, आप कहोगे सर B से B कट गया, क्या बचा A अनुपात C, A अनुपात C, और यहाँ पे इसको काटो, किससे कट रहा है, तो आप कहोगे कि सर ये कट रहा है पहले तो 3 से, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, और फिर 3 से काट दिया, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर कट रहा है ये 5 से, सॉरी 7 से, 7 पंजे 35 और 7 तिया 21। तो बस यही हमारे प्रॉब्लम का आंसर हो गया 5:3। तो आपका ऑप्शन आ गया सेकंड, एकदम सही जवाब है 5:3। तो आराम से बात समझ में आ रही है एकदम कि सर कोई दम नहीं है। अच्छा, आप में से अब कई लोग इस प्रॉब्लम को ऐसे करेंगे कि सर देखिए ऐसे करते हैं, A अनुपात B अनुपात C लिख लेते हैं। A अनुपात B का मान 7:9, ठीक है। B अनुपात C का मान 15:7। अब आप कहेंगे कि सर है ना, B का अनुपात है ना, दोनों में B तो कॉमन है, तो ये दोनों का अनुपात बराबर कैसे हो, अलग अलग कैसे हो सकता है, इसको तो सर बराबर करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं मेरे दोस्त, दोनों को बराबर कर लेते हैं। कैसे करोगे बराबर, तो हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि दोनों का सेम आ जाए दोनों। तो ऐसा कौन सा नंबर है, तो आप कहोगे सर एक काम करो, इसको 5 से गुणा कर दो, तो 5 सत्ते 35 और ये 5 9 45, और इसको सर 3 से गुणा कर दो, तो 15 तिया 45 और 7 तिया 21। आराम से सोचिए, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तीनों का कंबाइंड रेशियो, ये हो गया 35, बी का हो गया 45 और ए का हो गया 21। लेकिन हमसे तो सिर्फ सर ए अनुपात सी पूछा है, तो मेरे भाई ए की वैल्यू 35 और सी की 21। अब इसको और सिंप्लीफाई करो, तो आप कहोगे सर ये तो कट रहा है किसी नंबर से, किससे कट रहा है, 7 से, 7 पंजे 35, 7 तिया 21, तो आंसर आ गया 5:3। तो जो लोग इसको ऐसे करेंगे वो भी एकदम करेक्ट है, उनका भी आंसर एकदम सही है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सेकंड, 5:C। अब आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए, 56 व्यक्ति किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, 56 मैन किसी काम को 24 डेज में कर सकते हैं। 42 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। 42 मैन उसी काम को, सेम वर्क को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो मान लिया x दिन में पूरा करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे सोचने वाली बात क्या है, जो काम ये लोग कर रहे हैं ना 56 व्यक्ति, उतना ही काम 42 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, ये आपसे पूछा गया भाई। तो पहले तो देखो सीधी सी बात तो है कि सेम काम करना है, काम सेम करना है। अब मुझे बताओ मेरे भाई, अगर काम समान करना है, 56 व्यक्ति को 24 दिन लग रहा है, तो 42 व्यक्ति को डेफिनेटली ये तो बात पक्का है ना कि 24 से ज्यादा दिन ही लगेंगे, क्योंकि व्यक्ति कम हो गए। तो ये तो पहले ही कट गया बेचारा, ऑप्शन नंबर 1 तो वैसे ही नहीं होगा। अब बचे हमारे पास ये 4 ऑप्शन। अब आगे बढ़ते हैं, अब सोचना शुरू करते हैं, है ना, कि सर ये कितना टाइम लेंगे। तो आप मुझे बताओ, टोटल काम निकाल लेते हैं हम, तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क ये कितना करेंगे, 56 आदमी 24 दिन कर रहे हैं, तो पूरा काम कितना होगा। तो आप कहोगे सर 24 × 56 कर दो, मैन इंटू डे करने पे टोटल काम आ जाता है। और ये भी वही काम कर रहे हैं, यानी 24 व्यक्ति भी काम x दिन में कर रहे हैं, दोनों का काम बराबर है। टोटल काम जो इन्होंने किया वही काम ये भी कर रहे हैं, तो काम दोनों का बराबर, ठीक है। अब आपसे x पूछा है, तो अब तो कोई दम ही नहीं है क्वेश्चन में। आपको सर आराम से देखो, काटो इसको सर, 8 तिया 24 और
अरे गड़बड़ हो गया क्या? ये 42 है, सॉरी माफ़ कीजिए। यहाँ पे हम इसको चेंज कर लेते हैं, 42 लिखना था, ये 42। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं 7 से, तो ये हो जाएगा 7 से कटेगा तो ये आएगा 7 छिंग 42 और 7 अठे 56। 6 से कट गया, 6 चौके 24, तो 8 चौक 32, यानी काम 32 दिन में पूरा कर लेंगे। तो जो 42 व्यक्ति आपको काम करके देंगे वो कितने दिन में करेंगे? 32 दिन में। तो एक्स का मान आ गया 32 दिन। तो यही हमारे प्रॉब्लम का आंसर है। तो बस जितना काम ये कर रहे थे उतना ये भी कर रहे हैं, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सेकंड, माने 32 दिन। तो बहुत आराम से समझ में आया। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा यह जा रहा है कि 4 आदमी 6 औरत मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन में कहा गया है कि 4 मैन प्लस 6 वोमेन किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। फिर ये कह रहा है कि 3 आदमी 3 मैन प्लस 7 वोमेन उसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। तो कह रहा है 20 औरत इस काम को कितने दिन में करेंगी, 20 वोमेन इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी, यह आपसे क्वेश्चन वाला जानना चाह रहा है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि सर आपको है ना मैन और वुमेन के बीच में रिलेशन निकालना पड़ेगा, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो एक बात मुझे बताइए, जितना काम ये लोग कर रहे हैं 8 दिन में, उतना ही काम ये लोग 10 दिन में कर रहे हैं, सेम काम है, काम कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम एक काम करते हैं ना, काम दोनों का बराबर होगा, तो दोनों के काम को बराबर कर लेते हैं। अब काम कैसे निकालेंगे? तो मैन पावर से हम लोग डेज को मल्टीप्लाई कर देते हैं मैन वुमेन से। तो इसको अगर 8 से मैं गुणा कर दूं, 4 मैन प्लस 6 वुमेन, अगर मेरे दोस्त इसको मैं 8 से मल्टीप्लाई करूं तो ये वही काम आया जो ये लोग कर रहे हैं। 3 मैन प्लस 7 वुमेन कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में। अब इनका मल्टीप्लाई करो तो 8 चौक 32 प्लस 8 छिंग 48 वोमेन, और यहाँ पे हो जाएगा 7 10 तिया 30 मैन प्लस 7 ढाई 70 वोमेन। अब कैलकुलेट करोगे तो 32 इधर आके माइनस, तो 32 में से 30 घटाओगे, मैन मैन एक साइड कर लेते हैं, वोमेन वोमेन एक साइड, तो इधर आके माइनस हो गया, तो ये हो गया 2 मैन, और ये 48 उधर जाके माइनस, 70 में से 48 घटाओगे तो आएगा 22। ये 2 से 22 कट गया 11 बार, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक मैन 11 वोमेन के बराबर है काम करता है, एक आदमी की क्षमता 11 औरत की क्षमता के बराबर है। अब मुझे ये बताइए, अगर ऐसा है तब आप कहोगे कि सर एक काम करिए, औरत 20 औरत कितने दिन में काम करती है, ये बात आपको पता लगाना है। तो इनको है ना, इनमें से किसी भी एक को औरत में बदल दो, या इसकी जगह मैन कर दो, यानी एक में किसी में कन्वर्ट करो, या तो मैन में या वोमेन में। तो हमको क्योंकि वोमेन के बारे में पूछा जा रहा है तो हम इनको वोमेन में बदल लेते हैं। तो बताइए, एक आदमी 11 औरत के बराबर अगर काम कर रहा है तो 3 आदमी 33 वोमेन के बराबर काम करेगा। तो अब हमारा क्वेश्चन हो गया 33 और 7 40। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन अब क्या बन गया है कि 40 वोमेन इस काम को कितने दिन में करती है? 10 दिन में। तो अब हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 20 वोमेन इस काम को कितने दिन में करेगी। तो आप कॉमन सेंस से बता सकते हो कि अगर 40 औरत काम करने में 10 दिन लगा रही है तो 20 औरत उस काम को करने में 20 दिन लगाएगी। सोचो आराम से कि सर औरतों की संख्या आधी हो गई तो काम होने में दुगना समय लगेगा ना। सोच के देखिए आप कि अगर हम मैन को आधा कर दें, मतलब जितने लोग काम कर रहे हैं उसको आधा कर दें अगर, तो जो समय है वो दुगना लगेगा, सीधी सी बात है। और नहीं तो आप क्या करेंगे कि सर वर्क बराबर कर लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं कि सर देखिए ये 40 इंटू 10 ये टोटल वर्क आ गया इनका, और ये 20 औरत कितने दिन में करेगी पता नहीं है, मान लो x। तो अब सर ये 20 से 40 कट गया 2 बार, 10 दूनी 20, x का मान आ गया 20। और नहीं तो कॉमन सेंस से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4 20 दिन। अब इस क्वेश्चन को जब पेपर में बनाना होता है ना तो क्या करते हैं हम लोग, पेपर में बनाने के लिए थोड़ा सा फास्ट काम करते हैं। फास्ट कैसे करते हैं, जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको भी खुद क्वेश्चन पढ़ते तुरंत क्लिक करेगा कि सर इस क्वेश्चन का ये बेस्ट मेथड था। हम क्या करते हैं, पेपर में पढ़ते समय डायरेक्ट हमको क्वेश्चन को आराम से पूरा पढ़ लिया, पढ़ने के बाद मालूम पड़ गया कि 4
4 आदमी 6 औरत मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो हम तो यहीं से टोटल वर्क निकाल लेते। कैसे? 8 से इनको गुणा कर देते, तो हमारे पास हो जाता सीधा 8 चौक 32 मैन प्लस 8 छिंग 48 वोमेन, और ये बराबर किसके काम कर रहे हैं? उतना ही काम कर रहे हैं जितना कि 3 आदमी 7 औरत मिलकर 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ये पूरी लाइन को हम एक साथ लिख लेते हैं कि 10 से अब इनको गुणा कर दो, तो इसका मतलब ये हो जाता है 30 मैन प्लस 70 वोमेन। और अब यहां से रिलेशन आ जाता है हमारे पास। अब पूछा गया था 20 औरत कितने दिन में काम को पूरा करेगी, 20 वोमेन इस काम को कितने दिन में करेगी। तो बहुत सिंपल है। अब आप कहोगे कि सर यहाँ से है ना आराम से हम क्वेश्चन बना लेंगे कि इधर आके माइनस हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 32 में से 30 माइनस करेंगे 2, तो इसका मतलब 2 मैन बराबर 22 वोमेन, तो इसका मतलब 1 मैन 11 वोमेन के बराबर काम कर रहा है। और अब आप क्या करिए कि सर इसमें या इसमें किसी भी एक को मैन वोमेन में बदल दीजिए। तो मैं वोमेन में बदल रहा हूँ, तो एक आदमी अगर 11 औरत के बराबर तो 3 आदमी 33 औरत के बराबर, 33 औरत प्लस ये 7 औरत और हो गई, तो 33 प्लस 7 वोमेन, मतलब ये पूरा कितना हो गया 40। और 40 वोमेन काम कितने दिन में कर रही है? 10 दिन में। अगर 40 वोमेन काम को 10 दिन में कर रही है तो 20 वोमेन इस काम को 20 दिन में करेगी। यही क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ऐसे पेपर में करते हैं, थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करते हैं और आराम से जल्दी से ऐसे प्रॉब्लम बन जाते हैं। आई होप कि आप भी जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो डायरेक्ट ये सोच पाएंगे, है ना। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 20। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि 4 लड़कियां एक काम को 8 दिन में कर सकती है। 4 गर्ल्स किसी काम को 8 डेज में कर सकती है, और यही काम बराबर है, ध्यान से समझिएगा। 3 लड़के 9 दिन में, 3 बॉयज इस काम को 9 डेज में पूरा कर सकते हैं, 7 मैन 2 डेज में काम पूरा करते हैं, 7 पुरुष इस काम को 2 दिन में पूरा कर रहे हैं, 5 महिलाएं 4 दिन में कर सकती है, 5 वोमेन 4 डेज में कर सकती है। तो कह रहा है सबसे कम कार्य दक्ष कौन है। अब मुझे बताओ, सबसे कम कार्य दक्ष होने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिसको काम पूरा करने में सबसे ज्यादा दिन लगते हैं वो काम में सबसे कम दक्ष होगा, जिसको टाइम सबसे ज्यादा लगेगा। तो अब हम क्या करते हैं, टोटल काम किसने सबसे लेट किया है, तो टोटल काम निकाल लेते हैं। तो मुझे बताओ 4 लड़कियां को अगर टोटल काम दिया जाता तो 4 लड़कियां टोटल काम कितने दिन में पूरा कर लेती? 8 चौक 32 दिन में। इनको 32 दिन लग जाते हैं। लड़कों को कितने दिन लग जाते हैं? तो आप कहोगे सर 9 तिया 27 दिन, और मैन को 8 7 दूनी 14 दिन, और वोमेन को 5 चौके 20 दिन। तो सबसे ज्यादा दिन काम कौन करने में लगा रहे हैं? गर्ल्स लगा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लड़कियों को सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है, यानी लड़कियां काम करने में सबसे कम कार्यदक्ष है। तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सेकंड, माने गर्ल्स आपके लिए सबसे कम कार्यदक्ष है। ठीक है, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग 10 की तरफ। 10वां क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। हाँ, तो कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। कह रहा है किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से 60% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपए अधिक प्राप्त हो रहा है। अब मुझे बताइए, अगर किसी वस्तु को व्यक्ति पहले 20% लाभ पर हानि पर बेच रहा था, अब वो क्या कर रहा है कि नहीं, मुझे तो 20% हानि की जगह वो भैया 20% लाभ कमाना चाह रहा है। हानि को माइनस में लिखा, लाभ को प्लस में लिखा है। तो इस वजह से जो पहले उसको पैसा मिल रहा था ना, उसके कंपैरिजन में जो उसका पैसा अमाउंट बढ़ा ना, वो कितना बढ़ गया? 60 रुपए बढ़ गया है। उसका अमाउंट कितना बढ़ा? 60 रुपए उसको ज्यादा मिल रहे हैं। यही तो क्वेश्चन है। 20% पहले हानि पर बेच रहा था, अब अगर वो उसको 20% लाभ पर बेचता है तो उसको पैसे 60 रुपए ज्यादा मिलेंगे।
तो मुझे ये बताइए, आराम से सोचिए और मुझे समझाइए कि पहले 20% हानि हो रही थी, तो व्यक्ति 20% को पहले यहाँ पे नुकसान करके 0% प्रॉफिट लॉस पे आएगा। तो -20% से +0% जाने में उसको 20% सेल को और बढ़ाना पड़ा, 20% पैसा और बढ़ाएगा। अब ये बढ़ गया इस जगह पर 0 पर। यहां आने का मतलब ये हुआ कि ना तो उसको प्रॉफिट हुआ और ना ही लॉस हुआ। अब यहां से 20% वो फिर लाभ कमाना चाह रहा है, तो 20% अगर फिर लाभ कमाना चाह रहा है तो प्राइस को 20% और बढ़ाएगा। तो इसका मतलब टोटल उसने परसेंटेज में प्राइस कितना बढ़ा दिया, तो आप कहोगे सर 40% बढ़ाया, और तो अमाउंट टोटल कितना बढ़ रहा है 60 रुपए। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर 40% की वैल्यू 60 रुपए है। यही हुआ ना, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो आप जब ऐसा प्रॉब्लम आए ना कि एक तरफ लॉस हो रहा है एक तरफ हानि हो रहा है, तो दोनों को जोड़ दो। माने सेम सेम साइन अगर है तो घटाना है, और अगर अलग अलग साइन है तो जोड़ना है। तो दोनों को जोड़ते 20 और 20 40, यानी 40% उसने अपनी जो क्रय मूल्य है उसको बढ़ाया होगा, तब जाके उसको 60 रुपए का लाभ होगा। माने सेलिंग प्राइस को 40% बढ़ाया होगा, और अमाउंट कितना बढ़ गया 60 रुपए। तो परसेंटेज में जो विक्रय मूल्य वो बढ़ा 40, और जो पैसा बढ़ रहा है वो 60। और हमसे पूछा क्या है, क्रय मूल्य। मुझे बताइए, किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है ना, वो अपने आप में 100% होता है, 100% होगा। चाहे 10 रुपए में खरीदो, 50 रुपए में खरीदो, या 1 लाख में खरीदो, वो आपके लिए 100% होगा। तो 40% की वैल्यू अगर 60 है, तो आपसे यही तो जानना चाह रहा है, 100% की वैल्यू सीपी जानना चाह रहा है। तो क्या हो जाएगा 60/40 इंटू 100। और आप कैलकुलेट करेंगे तो आप कहेंगे सर आंसर हो जाएगा 20 दूनी 40 और 20 तिया 60, 2 से कट गया सर ये 50 बार, और 50 इंटू 3 हो गया 150 रुपये। यानी उस वस्तु का जो क्रय मूल्य था ना, वो मेरे दोस्त 150 रुपये था। तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सेकंड, 150 रुपये। बहुत सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन ओरली खत्म हो जाते हैं कि 20% लाभ 20% हानि, तो हो गया 40%, और पैसे में कितना ज्यादा मिल रहा है 60, तो 40% की वैल्यू 60, तो 100% की वैल्यू 150। ये आराम से हम लोग ओरल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। हमने अनुपात समानुपात बहुत आराम से पढ़ा है, और आपसे कहा जा रहा है कि 16:24 का तृतीय अनुपात क्या होगा। आप मुझे बताइए, 16:24 का तृतीय अनुपात पूछ रहा है। मान लेते हैं 16:24 का तृतीय अनुपात x है। वैसे तो मैंने आपको तृतीय अनुपात निकालना बताया था। मैंने आपको कहा था दो नंबर अगर दिए हुए ए और बी, तो ए और बी का जो थर्ड प्रोपोर्शन होता है ना, वो थर्ड प्रोपोर्शन तृतीय अनुपात, ये डायरेक्ट भी हमने पढ़ा था कि सर b² सीधे आंसर दे देता है। लेकिन अगर मान लो आप भूल गए तो आप क्या करेंगे, मान लेते हैं 16:24 और x का तृतीय अनुपात x है। अगर ये तृतीय अनुपात x है, तो इसको जब समानुपात में आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, आप कहेंगे सर 16:24, ये बीच वाले नंबर को रिपीट करते हैं 24 और अनुपात में x, ऐसे ही तो लिखेंगे। समानुपात में ऐसे लिखेंगे ना, बीच वाला नंबर रिपीट हो जाएगा। और फिर हमने पढ़ा था, और आप कहोगे कि सर आपने बताया था कि इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट सेम होता है, इन दोनों का गुणनफल और इन दोनों का गुणनफल बराबर होगा। तो इन दोनों का गुणा 24 इंटू 24 बराबर 16 इंटू एक्स, तो 16 का भाग लगा देंगे, तो x की वैल्यू हो जाएगी 24 इंटू 24/16। और अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 8 दूनी 16, 8 3 24, और 2 से काट दिया 12 बार, तो x का मान आ गया 36। तो हमारा आंसर आ गया थर्ड प्रोपोर्शन 36। और अगर आप इस फॉर्मूले का यूज करते तब भी यही आता कि सर 24 का स्क्वायर बटा 16, तो वही हमने यहाँ लिखा है। तो आंसर कितना आ जाता 36। तो आप ऐसे प्रॉब्लम कर सकते हैं, और भूल जाए तो आप ऐसे लिखिए कि थर्ड प्रोपोर्शन 1, और समानुपात में लिखने के लिए बीच वाले नंबर को रिपीट कर दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि एकदम बात समझ में आई कि हाँ सर आराम से क्वेश्चन बन गया। तो आपका 11 नंबर क्वेश्चन भी बन गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 को जरा पढ़ते हैं।
कह रहा है कि 21, 38, 55, 106 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं समानुपाती में हो जाए। सब में से ऐसा एक कॉमन नंबर क्या माइनस करें कि सब मिलके क्या बना दे, समानुपात में हो जाए, माने अनुपात बराबर हो जाए। इसका मतलब हम ये चाह रहे हैं कि 21/38 का मान वही आए जो 55/106 का है, लेकिन इसमें से कोई कॉमन नंबर घटाना है। ऐसा क्या घटाया जाए कि यह अनुपात आपस में बराबर हो जाए। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ होगा, आप ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से करिए, ऑप्शन से मान रखो और जो आपको आंसर बराबर दे दे वो हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले 2 रख के देखते हैं। अगर मैंने x की वैल्यू यहाँ 2 लिखा, सब जगह 2 लिखना है, तो 21 में से 2 घटा दो 19, 38 में से 2 घटाओगे 37, सही है यहाँ तक। 55 में से 2 घटाओ 51 और 106 में से 2 घटाओगे तो 104। अब मेरे दोस्त ये तो कटेंगे नहीं, ये तो नहीं कट रहे। इन दोनों को सॉल्व करो तो आपको सर ये भी नहीं कट रहे। आराम से सोचो, कट नहीं रहा है तो क्या दोनों बराबर होगा, नहीं होगा। तो यानी हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, फर्स्ट तो नहीं है। अब सेकंड, सब में से 4 घटाओ, 21 में से 4 घटाया 17, 38 में से 4 घटाया तो कितना हो जाएगा 34, 55 में से 4 घटाया तो 51 और 106 में से 4 घटाया तो 102। अब देखो ये कट रहे हैं सर, इनको कट रहे हैं तो काटो। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 2 बार 1/2 आ गया। इसको काटो तो 17 तिया 51 और 17 छिंग 102, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, या 51 का ऐसे देख लो आराम से 102 होता है डबल, तो इधर भी 1/2 इधर भी 1/2 आ चुका है। इसका मतलब वो लकी नंबर हमारा कौन सा है, 4 है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। तो ऐसे प्रॉब्लम में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ऑप्शन से हम लोग क्वेश्चन करेंगे और प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि किस तरह के प्रॉब्लम को ऑप्शन से करना ज्यादा समझदारी है। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। फिर चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13 को करते हैं, और ये हमारा इस मॉडल पेपर का मैथ्स का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें कहा गया है कि यदि एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरा जा सकता है, 4/9 भाग बाल्टी को भरने में कितना टाइम लग रहा है, 1 मिनट। ठीक है, तो कह रहा है कि शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा। अब मुझे बताओ शेष भाग बचा कितना, तो शेष भाग कैसे निकालेंगे। तो मेरे दोस्त यहाँ से शेष भाग अगर हम निकालना चाहें कि शेष भाग कितना बचा, तो टोटल होता है नीचे जो रेशियो में या जो ऐसे बटे में लिखा होता है ना संख्या, उसमें जो नीचे होता है ये टोटल नंबर होता है। तो टोटल तो है 9 और 9 का 4 भाग भरा जा चुका है 1 मिनट में। तो 9 में से अब 4 भाग भर गया तो 9 में से कितना भाग खाली है, 5। तो यानी कि 5/9 भाग अभी भी भरना बाकी है। तो आपसे पूछा गया कि 5/9 भाग भरने में कितना समय लगेगा। तो बहुत सिंपल है, 4/9 भरने में 1 मिनट, तो 5/9 भरने में कितना मिनट। तो आपको सर यहाँ से हो जाएगा 1 × 9/4 × 5/9। आराम से सोचिए, कोई दिक्कत नहीं है कि सर एक भाग भरने में इधर जाके उल्टा एक भाग का, और फिर 5/9 भाग निकालना था, इससे गुणा कर दिया। तो आराम से आपका आंसर कितना आ गया, तो आप कहोगे सर आंसर आ गया 9 से 9 कट गया, ये हो गया 5/4 मिनट। इतना हमारा आंसर आएगा, 5/4 मिनट हमको भरने में समय लगेगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका एकदम सही जवाब आ गया है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो दोस्तों आज हम लोग इस क्लास को यही एंड करते हैं, और उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से मॉडल पेपर नंबर फर्स्ट या मॉक टेस्ट नंबर फर्स्ट आराम से समझ में आया होगा और आपको बहुत मज़ा आया होगा। ऐसे ही हम लोग कल की क्लास में अब फिर से मॉक टेस्ट पेपर नंबर सेकंड लेकर आएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मॉडल पेपर सेकंड को पहले से ही एडवांस में सॉल्व कर लें, ताकि आपको वहाँ पर जब मैं सॉल्व करूँ तो एक अच्छा अप्रोच सीखने को मिले और आपको ये जानने को मिले कि हम जो सोच रहे हैं क्या वो एकदम सही है या नहीं है। साथ ही आपको जब पढ़ते दौरान जब ये मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे, आपको ये बात तुरंत समझ में आएगी कि आपको किस चैप्टर में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आप फिर से उस प्रॉब्लम के उस चैप्टर को जाइए
और जीजीडी से उस चैप्टर को फिर से पूरे को ढंग से पढ़िए। और जब आप पढ़ेंगे, उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, तो वो चैप्टर आपका फिर अच्छा होगा। अभी पशु परिचर के एग्जाम में टाइम है, आप इस प्रोसेस को फॉलो करिए। बिल्कुल पढ़ाई के अंदर कोई भी ढिलाई मत बरतिए, आप एकदम जी जान लगा के पढ़िए। नवंबर में एग्जाम होना है, नवंबर बहुत दूर नहीं है, इतनी जल्दी आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप कॉन्स्टेंटली तैयारी करिए, समय का वेट मत कीजिए कि कब एग्जाम होगा तब हम लोग उससे पहले पढ़ेंगे। पढ़ते रहिए, लगातार जो पढ़ता रहेगा वो डेफिनेटली जिस दिन एग्जाम होगा ना, एग्जाम हॉल से जब बाहर निकलेगा वो स्टूडेंट खुश होगा, और ये बात उसको रियलाइज हो चुकी होगी कि हाँ, मेरा एक सीट पक्का हो चुका है। तो एक सीट पक्का कीजिए और जीजीडी से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो, यही हम लोगों की उम्मीद है। हम लोग जो ये निःशुल्क क्लासेस आप लोगों के लिए दे रहे हैं, हम आपको अगर निःशुल्क पढ़ा सकते हैं, इतनी मेहनत कर सकते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि हमको ये सारा काम पढ़ाने से पहले स्लाइड बनाना, ये सारी चीज़ों को तैयार करने में बहुत टाइम जाता है। तो इतना जब हम आप लोगों के लिए निःशुल्क पढ़ाने के लिए मेहनत कर सकते हैं, तो आप जो पढ़ रहे हैं ना, उसके लिए तो आपको नौकरी लगेगी और वहाँ से आपको पैसे मिलेंगे। आपके परिवार की आर्थिक स्थिति, आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, अच्छी होगी, तो आपको तो निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।